नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने पिछले 2 वीडियोज़ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल, योग्यताओं के बारे में बात की थी तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात की थी, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में भी बात की थी। अब हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों में अपील की शक्ति होती है। दूसरी शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामलों में अपील करने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय की एक शक्ति होती है। अनुच्छेद 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय द्वारा प्रायोजित शक्तियां और अधिकारिताओं को प्रयोग करने की शक्ति भी दी गई है। अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में आगे। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाज़त की शक्ति है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। अर्थात भारत का कोई भी उच्च न्यायालय है, उसके द्वारा कोई भी आदेश दिया गया है या दंडादेश दिया गया है, निर्णय दिया गया है, तो उसके अपील के लिए विशेष इजाज़त का अधिकार रखता है उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 136 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है। अर्थात इसके तहत क्या होता है, जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय का भाव नहीं है, तो वह अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात आर्टिकल 137 के तहत पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है, पुनर्विलोकन की शक्ति बताई गई है। इसके तहत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि यार हमने इस मामले में न्यायालय किया है और उसको लगे कि इसमें जांच का विषय निष्पक्ष नहीं रहा है या न्याय का भाव नहीं निष्पक्ष रहा है, तो वह अपने पूर्ण निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। अब हम बात करते हैं अंतरण की शक्ति के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने तथा उच्च न्यायालयों से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 139। इसमें उच्चतम न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय से अपने पास मामला मंगा सकता है या फिर किसी भी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामला ट्रांसफ़र कर सकता है या स्थानांतरित कर सकता है। इसे ही अंतरण की शक्ति कहा गया है। ज्ञातव्य है कि यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जो आर्टिकल 139 है अंतरण की शक्ति का, यह संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय को स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालयों से मामलों को मंगाने की शक्ति 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदान की गई है। अर्थात जो उच्चतम न्यायालय है वो स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालयों से मामलों को मंगाने की जो शक्ति है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं आबद्ध कर विधियों के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वह सभी उच्च न्यायालयों पर आबद्ध कर होगा, उसे मानना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार भारत में पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को अनुच्छेद 141 के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारत में पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। बहुत बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 141 के तहत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक भी माना जाता है। ये बिल्कुल सही कहा है कि भारत के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। अर्थात किसी व्यक्ति के अधिकारों के हनन होने पर वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 के सबटाइटल 2 के तहत उच्चतम न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। अर्थात ऐसी कोई भी कानून, ऐसा कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करती है, तो संविधान आर्टिकल 13 के सबटाइटल 2 के तहत उन्हें छीन सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन। अब बात कर लेते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है।
अर्थात यदि संघीय राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। अर्थात मान लीजिए कि कोई राज्यों का विधानमंडल है, वो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है या अपनी सीमाओं के बाहर कानूनों को बिना कोई लिमिट के कानून बनाए जा रहे हैं या फिर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई नए कानून बना रहे हैं, तो इन सब के लिए वो उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत तथा अमेरिका दोनों देशों के संविधान में है। अब हम बात कर लेते हैं गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो इसका है आर्टिकल 136। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा भी जाता है, तो इसका आंसर है कनाडा देश से। कौन सा अनुच्छेद पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 141 पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 तो है ही, उसके तहत 5 प्रकार की रिट लगाता है। इसके अलावा आर्टिकल 13 के सबटाइटल 2 के तहत भी करता है। याद रहे, आर्टिकल 13 के सबटाइटल 2। उच्चतम न्यायालय के ऐसे दूसरे न्यायाधीश कौन है जिनको पद से हटाने के लिए अगस्त 2011 में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। ये दूसरे न्यायाधीश थे। पहले हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पहले न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, जिनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। न्यायाधीश जांच अधिनियम बना 1968 में, उसके अनुसार किसी न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की जाती है? तो 3 सदस्यों की समिति गठित की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये प्रतिमाह है और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 125 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन किस निधि द्वारा दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि द्वारा उनके वेतन भत्ते पेंशन दिए जाते हैं। किस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई परामर्श को देने से इनकार कर दिया था? जो राष्ट्रपति परामर्श मांगता है उच्चतम न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया अयोध्या मंदिर मामले पर 1993 में। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस में। 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2 दशक पुरानी कोलेजियम प्रणाली की जगह लेने के लिए लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इसके साथ ही कानून से जुड़ा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम भी रद्द हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई है? तो 99वां संविधान संशोधन था वो, जो अब रद्द हो चुका है। और इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। कब किया है? 16 अक्टूबर 2015 को। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन है? तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश है। इसमें पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने पर सीधे मुख्य न्यायाधीश से उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया था। फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का सृजन किया था उन्होंने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोनों पदों पर रहे हुए हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। हाँ, अगर उच्च न्यायालय के हैं तो वो उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, पर ये सेवानिवृत्त होने के बाद कहीं वकालत नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। जो भी न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति का अधिकार सिर्फ संसद के पास रहता है। तो दोस्तों, आज हमने उच्चतम न्यायालय को जाना
और इसमें परीक्षा की दृष्टि से रहे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी समझा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।